हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि क्लास 11th का चैप्टर है वहां पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक कंसेप्ट था, तो उसके बावजूद भी हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं आज का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आज की क्लास जो है वो इस थ्योरी पे रहेगी। वेस्पर थ्योरी भी इसे कहते हैं। ठीक है जी, इस थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, सबसे पहले कोई भी थ्योरी समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्यों हमें इस थ्योरी की जरूरत पड़ी, क्या इसकी नीड थी। तो आज की क्लास जो होगी सबसे पहले मैं आपको इसकी नीड बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है इसको क्या जरूरत पड़ी कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक कंसेप्ट था जिससे हम क्या बता पा रहे थे कि ज्योमेट्री क्या होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। लेकिन इस थ्योरी की हमें क्यों जरूरत पड़ी जबकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट था। तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी हमें इस थ्योरी की जरूरत है। अब वो प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, इसमें कैसे हम मॉलिक्यूल का क्या बता सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे। पहले आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमें जरूरत क्यों है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में वापस चलते हैं। तो एक कहानी सुनिए आप। मान लीजिए आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं। एक मान लीजिए आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है, एक वाटर अमोनिया मॉलिक्यूल है और एक आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। आपके पास 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। ये मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब देखिए इनकी सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री निकालने के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से कंसेप्ट था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था Z। कैसे निकालते थे आप, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनके नंबर कितने हैं। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसका सम प्लस क्या करते थे, नेगेटिव चार्ज को, माइनस किसको करते थे, पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते थे, माइनस कर देते। और क्या ऐड करते थे हम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं। ठीक है जी, और मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से थे आपके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए। और हमको पता है अगर 2 वैल्यू आ गई तो लीनियर, 3 आएगी तो ट्रायगोनल, 4 आएगी तो टेट्राहेड्रल। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको पता है कि क्या ज्योमेट्री होगी। तो अब इन तीनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री निकालेंगे। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री निकालें तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री निकालने के लिए आप इनका जेड कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले जेड निकाल लीजिए आप सबका। तो इन सबका मैं जेड निकालूं, तो अगर मैं जेड निकालूं, अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल का जेड निकालता हूं तो देखिए कितना वैल्यू आएगा। आपको पता है फॉर्मूला लगाइए आप, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। मीथेन मॉलिक्यूल की पहले बात कर रहे हैं। मीथेन में कार्बन जो है वो क्या है आपका, सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप सबको पता है, 4 है।
14th ग्रुप में आता है। ठीक है, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। मीथेन मॉलिक्यूल में इन दोनों की वैल्यू 0 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। कितने मोनोवेलेंट एटम है? अब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 क्या हो गया आपके मोनोवेलेंट एटम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका यहां से जो Z का वैल्यू आ गया मीथेन मॉलिक्यूल के लिए वो 4 आ गया। इसी तरीके से इसके लिए भी कैलकुलेट करके देखिए, Z का वैल्यू करते हैं सेम। तो देखिए हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है जी, और नाइट्रोजन जो है 15th ग्रुप में, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज है नहीं यहाँ पर। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है 3 है, प्लस 3, तो कितना हो गया 8/2। सोल्व करने पे 4 आ जाएगा। तो यहां से भी अमोनिया के लिए Z का वैल्यू कितना आ गया 4। वाटर के लिए कैलकुलेट करते हैं हम Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता था आपका Z। सेम फॉर्मूला लगाइए ना, हाफ प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पर? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है, तो 6 रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे? नहीं है, तो दोनों की वैल्यू 0। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो कितना हो गया आपका 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल के लिए Z का वैल्यू कितना गया 4। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पता है तो आप क्या बता सकते हैं? आप ज्योमेट्री बता सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं पहले, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है, तो आप क्या कहोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होके हुआ है, तो एक S और 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना होगा। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो आपको पता है मीथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। यहां पर भी क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। तीनों मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 आई, तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी? sp3 सब के लिए। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताता था, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल? तो ज्योमेट्री क्या होती है? अगर 4 वैल्यू आई है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 होगी तो आपको पता है ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगी। और नेक्स्ट जो वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी ज्योमेट्री होगी तो वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि सबका Z का वैल्यू क्या आया है? सेम आया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योमेट्री क्या होती है तो आप क्या कहोगे? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल में अरेंज है, उसको कौन बताती है? ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमने देखा मीथेन, अमोनिया और जो वाटर मॉलिक्यूल है, इन सब की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? सबकी टेट्राहेड्रल है। अब देखते हैं, अब एक्सपेरिमेंटली इन सब का स्ट्रक्चर्स देखा गया, तो मुझे यहां से ये बात समझ आई कि अगर मैं इन सब को सम अप कर दूं कि इन सब की हमने ज्योमेट्री निकाली है, तो इन सब की अगर आप ज्योमेट्री देखें तो आपके पास जो ज्योमेट्री आई है, ठीक है, हमको इसी की जरूरत है, हमने ये सब निकाल लिया है। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो आपको पता चला कि यहां से ज्योमेट्री जो आई है, इन सब मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या आई है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, सबकी ज्योमेट्री क्या आई है? टेट्राहेड्रल। अब देखिए, जब एक्सपेरिमेंटली इनका स्ट्रक्चर देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा पाया गया। देखिए, इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको स्ट्रक्चर बताता है कैसा होगा। तो जब इनका स्ट्रक्चर देखा गया तो देखिए, जो मीथेन मॉलिक्यूल था वो कुछ इस तरीके का था, टेट्राहेड्रल है, तो इस तरीके का था आपका।
ये आपका कौन है, मीथेन मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर है। और अगर वाटर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये सब इनके स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर्स जो था एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखे गए। अब देखिए यहां पर अगर देखें मीथेन मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। देखिए बॉन्ड पेयर जो होते हैं आपको ये बताइए, बॉन्ड पेयर है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से होंगे, बॉन्ड पेयर। ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर जो फ्रीली अवेलेबल होगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। क्या कोई इसके ऊपर लोन पेयर है, नहीं है। तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो क्या है, देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो गई 3। लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर 1 है। यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 2 है, 1 2 बॉन्ड पेयर ये हो गए और 2 लोन पेयर ये हो गए। तो 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है। ठीक है जी, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मुझे पता चल गए। अब जब इनका बॉन्ड एंगल देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इन सब का बॉन्ड एंगल देखा गया, मीथेन मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड एंगल देखा, ये वाला कोई बॉन्ड एंगल देखा, तो जो ये बॉन्ड एंगल था ये था 109.28 डिग्री जो था आपका बॉन्ड एंगल था मीथेन मॉलिक्यूल में। ठीक है जी, अगर इसकी बात करें बॉन्ड एंगल की तो इसका आपको मिला 107 डिग्री और यहां पे बात करें तो 105 डिग्री। ठीक है, ये इनका बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली मिला आपको। ठीक है, अब और इनकी शेप जो थी, इनकी शेप थी, इसकी शेप जो देखी गई टेट्राहेड्रल मिली, जो कि जो ज्योमेट्री थी वही शेप मिली मीथेन मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल। बट प्रॉब्लम इनकी वजह से आ गई। अब अमोनिया की ज्योमेट्री देखो तो अब क्या है, टेट्राहेड्रल। बट अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप देखो तो वो पिरामिडल मिली आपको एक्सपेरिमेंट से, कि पिरामिडल शेप का होता है अमोनिया। और इसकी बात करें तो ये आपको बेंट या वी शेप जैसा नजर आ रहा है, या वी शेप। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की। तो ऐसा देखें, अब हमको पता है कि इन प्रॉब्लम क्या होगी, ज्योमेट्री तो सबकी सेम है लेकिन बॉन्ड एंगल और शेप क्या है, तीनों का अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या चीज पॉसिबल है। अगर आप मीथेन मॉलिक्यूल देखें, मीथेन मॉलिक्यूल की अगर बात करें हम, तो देखिए यहां पर सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो एंगल क्या था 109 और जो ज्योमेट्री थी वही क्या आई है, शेप आई है। अब जब मैंने बात करी है अमोनिया की तो क्या हो गया, एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री वही थी। ठीक है, और जब 2 लोन पेयर आ गई तो क्या हो गया, बॉन्ड जो आपका बॉन्ड एंगल था और डिक्रीज हो गया, 107 से 105 पे चले गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखिए अगर आप देखें जो डिफरेंस आया है, अगर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किस वजह से आया, बॉन्ड एंगल में अगर जो डिफरेंस आया है, जो बॉन्ड एंगल में आप डिफरेंस देख रहे हैं ये किस वजह से आया है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर किस टाइप के हैं उसकी वजह से आया है, कि कैसे टाइप के। अगर आप यहाँ पे देखो तो सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड एंगल क्या था 109। यहाँ क्या है, बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, पर लोन पेयर एक है और बाकी बचे हुए लोन पेयर है। एंगल इतना आ गया। अब जब बॉन्ड लोन पेयर की संख्या बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, और डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आया है, ये जो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है ये किन की वजह से आया, कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के पास कैसे है। अगर सिर्फ क्या है तो इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस पे डिपेंड करेगी, कि कितने सेंट्रल एटम के पास, जो सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहा है, सेंट्रल एटम के पास किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। हम ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड्स द शेप, वही शेप को डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी आपको नजर आ रहा है कि कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो क्या हुआ, देखिए
जो ज्योमेट्री थी वही शेप रही, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल से पिरामिडल चली गई। अब क्या हो गया, और लोन पेयर बढ़ गए तो और शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए कि मतलब हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ेगी कि शेप क्या होगी। जब तक तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लग सकता है, जब तक क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल में क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। जब तक हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, जब तक क्या है, मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऐसा है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, शेप होगी। लेकिन जैसे ही कहानी बदल गई, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ गए, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में, जब तक सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गए तो क्या होगी, ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इन शेप को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में ये प्रॉब्लम होगी कि वो शेप को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। अगर और वो शेप कैसे चेंज होगी, जैसे ही लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको ये भी एक्सप्लेन करेगी कि ये बॉन्ड एंगल में जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, और शेप जो चेंज हुई है इन मॉलिक्यूल की वो क्यों हुई है, जबकि इन सबके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम ही। अगर आप देखें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, वो कितने हैं, सब में सेम है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो हमें इसकी इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम जो डिफरेंसेस है बॉन्ड एंगल में और जो ये शेप है किसी मॉलिक्यूल जिनकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, सेम है, उनकी शेप क्या होगी, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत पड़ी। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको क्या क्या बताती है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।